नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो ओमान में हुआ है, जहां पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने शिरकत की है। तो जो इंडियन ओशियन है उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, ये जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसके मुद्दे क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इससे भारत को क्या फायदा है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंडियन ओशियन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से चीन का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर भारत अपने तरफ से क्या कर रहा है चीन के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, और जो इंडियन ओशियन के देश हैं उनके साथ अपनी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत ने क्या किया है ओमान के साथ मिलकर के, और जो भी हमारे मित्र देश हैं इंडियन ओशियन रीजन में उनके साथ मिलकर के जो 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसको कंडक्ट किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कंडक्ट कहाँ पर हुआ है, तो मस्कट ओमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब जब भी ये कॉन्फ्रेंस होता है तो जो देश इसको क्या करता है ऑर्गेनाइज, वो एक थीम पर काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है उसकी थीम क्या है, तो वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, यानी कि हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। तो आपको थोड़ा सा थीम याद रखना है, खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि थीम बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कौन, बीपीएससी वाले। तो अगर हम देखें तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जो 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है वो हुआ कहां पर है, तो ओमान में हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो थीम है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बना लिए जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखोगे कि जो 30 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इस बैठक में आए हैं। याद रखना, जो आपका इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका जो 8th कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें 30 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या की है, शिरकत की है। तो अपने आप में कोई छोटा मोटा ये क्या है सम्मेलन नहीं है, बल्कि बहुत ही भारी मात्रा में जो इंडियन ओशियन रीजन और उससे जुड़े हुए जो देश हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम अराउंड 30 कंट्री है ना इन द रीजन, उन्होंने क्या किया है इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये अपने आप में जो है इसके इंपॉर्टेंस को बताता है। यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना है कि आखिर ये इंडियन ओशियन रीजन होता क्या है, IOR होता क्या है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा देश जिसका अपना जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो काफी क्या है, बड़ा है, आप सभी जानते हैं। और आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के कई देश, चाहे वो ओमान हो या फिर आप देखो यहाँ पर सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, इसके जैसे कई और क्या हैं द्वीप हैं, इन सभी का जो एरिया है आप देखोगे क्या कहलाएगा, इंडियन ओशियन रीजन। तो चाहे आप देख लो यहाँ पर है ना पर्शियन गल्फ, यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है, तो ये रेड सी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है सुएज नहर के रास्ते से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन ओशियन रीजन जो है काफी वाइड है, काफी इंपॉर्टेंट रखता है भारत के विदेश नीति में। तो यहां पर थोड़ा सा मैप को आपको जरूर देखना है कि क्यों आखिर भारत चाहता है कि इंडियन ओशियन रीजन के जो भी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत ही बेहतर होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो मैप आपको बहुत कुछ बता देता है कि आखिर ये इंडियन ओशियन रीजन क्यों भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा हम अगर इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है,
ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, तो याद रखिएगा कि 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब स्टार्ट किया गया था? 2016 में। और एक संस्था है जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन, है ना? क्या नाम है? इंडिया फाउंडेशन। तो उसके द्वारा आप देखोगे 2016 में, उसके द्वारा जो है 2016 सिंगापुर, उस समय जो है आप देखोगे फर्स्ट इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट किया था उसका मुख्य मुद्दा क्या था कि किस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन के जो देश हैं उनका विकास हो सके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन ओशियन रीजन के देशों की, उसको एक साथ मिलकर के हम सॉल्व कर सकें। और उसके बाद से आप देखोगे लास्ट 8 ईयर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बनकर के उभरा है, जहां पर सिक्योरिटी से लेकर के, ट्रेड से लेकर के सारे मुद्दों पर हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। इसमें शामिल होने वाले जो कंट्रीज के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड बाय द इंडिया फाउंडेशन इन 2016। और कहां पर? सिंगापुर में। और जैसा कि मैंने कहा कि उस समय भी 30 देशों ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आज भी आप देखोगे 30 देश, 30 कंट्री क्या करते हैं इसमें पार्टिसिपेट, कम से कम 30 कंट्री तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट 8 ईयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस बनकर के उभरा है, जहां पर इंडियन ओशियन रीजन के जितने भी देश हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मैरीटाइम ट्रेड को लेकर के हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे वो पायरेसी को लेकर के हो, इन सभी मुद्दों पर, चाहे नेचुरल डिजास्टर को लेकर के हो, इन सभी मुद्दों पर ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर ये देश अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक मंच, एक प्लेटफॉर्म बन करके उभरा है। अब अगर हम पर्पस की बात करें कि जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पर्पस क्या हो सकता है इसका। तो देशों के बीच में क्या करना? सहयोग को बढ़ावा देना। तो आप देखोगे अगर हम इसके पर्पस की बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है? टू डिस्कस रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी देश, यानी कि 30 देश जो IOR है ना, जिनकी सीमा इंडियन ओशियन से लगती है, वैसे देश क्या है? IOR में शामिल हैं। तो आप देखोगे जो भी 30 कंट्रीज यहां पर आ रहे हैं उनके बीच में क्या है? रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। और याद रखिएगा कि भारत की भूमिका इस कॉन्फ्रेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि भारत भी चाह रहा है कि जो इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं उनके बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसी को बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे 2015 में ही भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं सागर। क्या बोलते हैं? सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या बोलते हैं? सागर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सागर। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि भारत का ये पर्पस है कि इस रीजन में जितने भी छोटे देश हैं, जितने भी छोटे छोटे द्वीप देश हैं, आइसलैंड कंट्री हैं, उनको क्या करना? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराना और उनके साथ अपना जो कोऑपरेशन है उसको क्या करना? इंप्रूव करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो हम लोग सागर के ऊपर भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मकसद क्या है? रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, फर्स्ट। सेकंड क्या है? जो भी इश्यूज हैं, ये 30 कंट्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनके बीच में काफी सारे इश्यूज भी हैं। ट्रेड को लेकर के इश्यूज हैं, कई देश काफी गरीब हैं, है ना, लोअर इनकम कंट्रीज हैं, तो वहां पर कैसे डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या करें? इंक्रीज करें। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? आप देखोगे इंडियन ओशियन रीजन में कई नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मछली पकड़ने का बहुत बड़ा क्या है? ग्राउंड है। तो किस तरीके से हम जो हमारे रिसोर्सेस हैं इंडियन ओशियन के, उसका उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमी को क्या करना? बढ़ाना। तो ब्लू इकोनॉमी को लेकर के कई सारी समस्याएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के कई सारी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं पर, सभी इश्यूज पर क्या करना? जो भी इन देशों को इंपैक्ट डालते हैं उस पर क्या करना? बातचीत करना
और एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाना। तो ये भी क्या है, इसका पर्पस है। फिर क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर क्रिटिकल स्टेट्स एंड मैरीटाइम पार्टनर टू डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। मतलब क्या है, वही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जितने भी इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, बड़े कंट्री हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा दे करके, क्योंकि अगर उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है, उनके बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, तो आप देखोगे पूरे रीजन का जो है विकास यहाँ पर काफी तेजी से हो सकता है। तो अगर हम समराइज करें इसको, तो आप कह सकते हो ना कि जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है उसका मेन पर्पस है जो भी देश इंडियन ओशियन रीजन के हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, मजबूत करना, और जितने भी इनके मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, उन पर क्या करना, डिस्कशन करना। चाहे वो सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रेड का मुद्दा हो, चाहे वो पायरेसी का मुद्दा हो, चाहे आप देखोगे नेचुरल डिजास्टर में कैसे एक दूसरे की मदद की जाए उसका मुद्दा हो। तो इन सभी मुद्दों पर क्या करना, एक दूसरे के रुख को जानना और बातचीत करना। तो ये ओवरऑल क्या है, इसका पर्पस है, जिसको कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा इसी टॉपिक में हम बात कर लेते हैं भारत के द्वारा जो कोशिश की जा रही है इंडियन ओशियन रीजन के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की। तो आप देखोगे कि भारत सरकार ने क्या किया था, एक डॉक्ट्रिन की शुरुआत की थी जिसको हम लोग बोलते हैं सागर डॉक्ट्रिन। क्या बोलते हैं, सागर डॉक्ट्रिन। तो ये सागर डॉक्ट्रिन क्या है, जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर डॉक्ट्रिन आप देखोगे जब पीएम मोदी कहाँ गए थे, मॉरिशस की यात्रा पे गए थे मार्च 2015 में। तो वहां पर आप देखोगे इस सागर मिशन या फिर सागर डॉक्ट्रिन की चर्चा सबसे पहले सामने आई थी। और ये डॉक्ट्रिन क्या है, ये डॉक्ट्रिन है कि भारत क्या करेगा, अपने प्रभाव को, अपना जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशियन रीजन में उसको क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इसके साथ ही साथ जो इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी से लेकर के बाकी जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उनके साथ जो हमारा कॉपरेशन है वो हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो याद रखना है आपको सबसे पहली बात तो ये कि 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान आप देखोगे मॉरिशस जो अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, किसका, इंडियन ओशियन रीजन का। तो उसकी यात्रा पर आप देखोगे प्रधानमंत्री के द्वारा सागर डॉक्ट्रिन सामने रखा गया था। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके पर्पस की बात करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर भारत इस डॉक्ट्रिन से क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 5 पिलर ऑफ सागर या फिर सागर डॉक्ट्रिन। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट इसका पर्पस है, पिलर है, वो क्या है, इंडियाज रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियन ओशियन इज द इंडियाज ओशियन, है ना। तो जो हिंद महासागर है वो भारत का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो इन्फ्लुएंस है उस पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा देश कौन है, भारत है। सबसे शक्तिशाली देश कौन है, भारत है। और ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे हम लोग फिगर से देखते हैं, इस रीजन में जो भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे अगर हम अफ्रीका के इन देशों की बात करें, काफी गरीब देश है ना, काफी गरीब देश हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आइलैंड कंट्रीज हैं, चाहे वो मालदीव है, चाहे वो मॉरिशस है ना, मेडागास्कर है, या फिर अन्य जो हमारे रीजनल सार्क देशों के क्या है, पार्टनर हैं। तो चूंकि भारत क्या है, एक बहुत ही बड़ा कंट्री, एक बहुत ही बड़ा फोर्स है, हम एक बहुत ही बड़ा क्या है, नेवल फोर्स हैं, सबसे बड़ा हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रेड भी है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम इन छोटे देशों की क्या करें, सिक्योरिटी नीड को भी पूरा करें। जैसे मान लीजिए मालदीव को जो है, अगर एवरीडे की चीजों की नीड्स है, आप सभी जानते हैं कि मालदीव चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ। तो वहां पर आप देखोगे जो भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, दूध से लेकर के, ब्रेड से लेकर के, अंडे से लेकर के, सब कुछ कौन प्रोवाइड कराता है, तो भारत प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से जो मालदीव की डिफेंस फोर्सेस हैं,
उनको अगर कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट, कोई भी हथियार उपलब्ध कराना है, वो कौन कराएगा? ऑब्वियसली इस भारत का सबसे पहला क्या है, ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि वो इस देश को क्या करे, सिक्योरिटी नीड्स इसकी पूरी करे। तो यही नहीं, आप देखोगे चाहे जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं या फिर जो भी इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं, भारत ये चाहता है कि वो उनकी सारी की सारी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है, सोमालिया का एरिया, वहां पर आप देखोगे जो पायरेसी है, यानी कि जो समुद्री डाकू होते हैं, है ना, उनका काफी बोलबाला है। तो जितने भी आप देखोगे जिस भी देश के जहाज यहां से होकर के गुजरते हैं, है ना, कार्गो शिप, आप देखोगे उस पर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब इतनी बड़ी नेवी यहां पर किसकी है जो इसको रोक सकती है? वो है भारत की नेवी। अगर भारत की नेवी यहां पर एक्शन नहीं लेगी तो फिर फ्रांस, यूएसए या फिर चीन को मौका मिलेगा कि वो अपनी नेवी को क्या करे, इसी नाम पर कि हमको क्या करना है, पायरेट से सुरक्षा प्रदान करना है, वो अपनी नेवी को ला करके यहां पर क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। तो भारत जब एक्ट नहीं करेगा तब जाकर के ये देश क्या होंगे, यहां पर एक्टिव होंगे। अगर भारत की नेवी ये कैपेबल है कि यहां पर जितने भी कार्गो शिप हैं उनको हम क्या कर दें, सुरक्षा प्रदान करें, तो ऑब्वियसली ये देश जो है किसके पास जाएंगे, भारत के पास जाएंगे अपनी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर भारत नहीं पूरा कर पाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, दूसरे देश चाइना या फिर यूएस या फिर फ्रांस या फिर यूके के पास जाएंगे, जो कि भारत के लिए इस रीजन में सही नहीं है। तो भारत अपनी जो सिक्योरिटी नीड्स है उसको पूरा करने के साथ साथ क्या करना चाहता है, इंडियन ओशियन रीजन के जो भी देश हैं उनकी सिक्योरिटी नीड को भी पूरा करना चाहता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपनी नेवी की कैपेबिलिटी को हमें बढ़ाना होगा, कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी को हमको बढ़ाना होगा। तो आप देखोगे कि भारत सरकार लगातार क्या कर रही है, नेवी की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। हम क्या खरीद रहे हैं, हम बड़े बड़े जो है एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हमारे पास हो चुके हैं। आप देखोगे भारत सरकार पनडुब्बी जो है वो बना रही है ताकि हम आसानी से इस पूरे रीजन में क्या कर सके, पेट्रोल कर सके। तो हमारी नेवी का आकार हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। जो बड़े बड़े जो ऐसे मेरीटाइम पेट्रोल जो शिप होते हैं उसको हम लेकर के आ रहे हैं ताकि हम अपने साथ साथ इस रीजन के जितने भी देश हैं उनकी सिक्योरिटी नीड को पूरा कर सकें। और अगर भारत इसको पूरा कर पाता है तो भारत क्या कहलाएगा, इस पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है, अगर हम किसी देश के लिए अगर इसका नाम लेते हैं कि भारत यहां पर क्या है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसका मतलब है कि भारत अपनी सिक्योरिटी नीड्स के साथ साथ इस पूरे रीजन में जो दूसरे देश हैं उसकी सिक्योरिटी नीड को भी क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्टिव इंगेजमेंट विथ फ्रेंडली कंट्री इन द IOR। दूसरा इसका पिलर क्या है, अपने जो भी मित्र देश हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन रीजन में, उनके साथ क्या करना, इंगेजमेंट को बढ़ावा देना। तो भारत ऐसा कर रहा है। हम मॉरिशस के साथ, आप देखोगे मालदीव के साथ भी, इवन श्रीलंका के साथ और बाकी के जितने भी देश हैं जो इंडियन ओशियन रीजन है उनके साथ अपने संबंधों को काफ़ी अच्छा बनाए हुए हैं। हम उनकी सिक्योरिटी नीड पूरा करते हैं, हम उन्हें रोज़मर्रा के सामान देते हैं, हम क्या करते हैं उनके साथ पेट्रोलिंग करते हैं, हम उनके साथ नेवल और एयरफोर्स की एक्सरसाइज करते हैं, उनको डेवलपमेंट में क्या देते हैं, लोन देते हैं, ताकि उनका रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छा बना रहे, क्योंकि भारत को इसमें यहाँ पर क्या करना है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। तो आप देखोगे सेकेंड पिलर क्या है, एक्टिव इंगेजमेंट विथ फ्रेंडली कंट्री। ओके, थर्ड क्या है, डेवलपिंग नेटवर्क टू दी इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन फॉर एडवांसिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत चाहता है कि इंडियन ओशियन रीजन में पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और पीस क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तो जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी पायरेसी का प्रॉब्लम है, आतंकवाद का प्रॉब्लम है ना, इसको क्या करें, हम उन देशों के साथ मिलकर के खत्म करने का प्रयास करें, ठीक है ना, उनको भागीदार बना करके। फोर्थ क्या है, अ मोर इंटीग्रेटेड एंड कोऑपरेटिव फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ IOR। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने बोला कि कुछ देश ऐसे हैं यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन, अधिकतर देश आप कह सकते हो
जो कि काफ़ी लो इनकम वाले देश हैं। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमको उनको क्या करना है, लोन भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना। दूसरा आप देखोगे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड नेशन है उन पर पड़ रहा है, मॉरिशस जैसे आइलैंड पर पड़ रहा है, कंट्री पर पड़ रहा है। तो हमें उनकी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या करना है, हमें हेल्प करना है। तो अगर कोई इंडियन ओशियन रीजन का आइलैंड कंट्री अगर मान लीजिए यूएन में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका मुद्दा उठा रहा है, तो भारत का फर्ज बनता है कि हम उसका क्या करें, सपोर्ट करें। तो आप देखोगे भारत क्या बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर के काम करेंगे, उनके मुद्दों को हम अपना मुद्दा समझ करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या करेंगे, उठाएंगे। तो ये इसका क्या है, फोर्थ पिलर। और यहाँ पर जो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या करना, काम करना, मिलकर के काम करना, ठीक है ना। और जो फिफ्थ पिलर है वो क्या है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द IOR वुड बी दोज हु लिव इन द रीजन। मतलब क्या होता है इसका, इंडियन ओशियन रीजन ऐसा अभी अखाड़ा बन चुका है, एक ऐसा एरिया बन चुका है जिसमें हर देश अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, और चाहे सबसे इंपॉर्टेंट चाइना। तो आप देखोगे चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, इवन इंडिया, इंडिया का तो है ही, हमारा तो पड़ोस में है। तो आप देखोगे सभी देश चाह रहे हैं कि इंडियन ओशियन रीजन में क्या करें, अपने प्रभाव को, अपने इंपॉर्टेंस को क्या करें, बढ़ावा दिया जाए। और वो अलग अलग तरह के टैक्टिक्स यहाँ पर अपना रहे हैं। लेकिन भारत का क्या कहना है कि इंडियन ओशियन रीजन में जो भी फैसले होंगे, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे वो पीस को लेकर के हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, ये जो इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं उनको मिल करके क्या करना है। हमें किसी बाहरी देश के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करना। हु लिव इन दिस रीजन का मतलब क्या है कि जो इस रीजन में रहने वाले देश हैं, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी मुद्दे हैं, आगे बढ़कर के वो सॉल्व करेंगे, बल्कि कोई दूसरा और तीसरा देश कहीं बाहर से आकर के जो है यहां पर अपने इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ाएगा और उसके दबाव में आकर के हम काम नहीं करेंगे। यानी कि इंडिया और इंडिया जैसे जो कंट्रीज जो जिनकी सीमा किससे लगती है, इंडियन ओशियन से, वो इसमें आगे रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, चाहे पीस की बात हो, चाहे स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे प्रोस्पेरिटी की बात हो। तो बाहरी इन्फ्लुएंस को क्या करना, यहां पर कम करना, ठीक है ना। ये भारत का जो सागर डॉक्ट्रिन है उसका क्या है, मेन एम है, या फिर पिलर कह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्री के लिए और मेंस के लिए कि सागर डॉक्ट्रिन है क्या। तो अगर एक वन वर्ड में बोले तो सागर डॉक्ट्रिन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडियन ओशियन रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और इसी के तहत आप देखोगे हम क्या करते हैं, जितने भी IOR रीजन के कंट्रीज हैं उनको हम लोन देते हैं ताकि वो डेवलप कर सकें, उनकी सिक्योरिटी नीड को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यात्राएं होती हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट या फिर PM है वो क्या करते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं। हम उनको और कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ने के लिए बुलाते हैं। उनकी जो हेल्थ नीड है उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। तो भारत से जो भी बन पड़ता है हम क्या करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनकी हम लोग हेल्प करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही है क्या, सागर डॉक्ट्रिन। अब जिस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन ओशियन रीजन की, और मैंने इससे पहले कहा कि चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे अन्य यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर चीन हो, वो क्या चाह रहा है, इस पूरे के पूरे एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देना। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन रीजन भारत सहित दुनिया के सभी देशों के लिए, थोड़ा सा इस पर हम लोग लास्ट में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। व्हाई डज द इंडियन ओशियन रीजन मैटर्स, क्यों। तो सबसे पहली बात है, इसका व्यापारिक तरीके से यूज काफी होता है। बहुत सारे जो मेन ट्रेड रूट्स हैं वो यहां पर हैं। जैसे क्या बोला जा रहा है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन दिस रीजन। मतलब लगभग 2.6 बिलियन पीपल जो हैं
आप देखोगे इस रीजन के देशों में निवास करते हैं, इन देशों में रहते हैं। पहली बात तो ये, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 क्या है, इंडियन ओशियन रीजन के देशों में निवास करता है, वहां पर रह रहा है। दूसरा आप देखो क्या बोला गया है, 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड, 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड, 50% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनराइज्ड कार्गो एंड 33% ऑफ इट्स बल्क कार्गो पासेस थ्रू इट। यानी कि अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है कि पूरे विश्व में जो तेल व्यापार का 80% जो तेल व्यापार है, क्योंकि पूरा का पूरा गल्फ से जो भी तेल निकलता है वो इसी रूट से होकर के किसी देश में जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप देखोगे 80% वैश्विक तेल का व्यापार, या फिर कहा जा रहा है विश्व का 50% कंटेनर युक्त जो कार्गो है, या फिर 33% थोक कार्गो है, वो सभी जो है आप देखोगे इस रीजन से होकर के गुजरते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड रूट है, कौन, हमारा इंडियन ओशियन रीजन, जिसको इसको आप देख करके समझ सकते हैं। आप देखोगे ये है, अगर हमें क्या करना है, जो इंडियन ओशियन है उसको क्या करना है, यूरोप के साथ व्यापार करना है किसी को भी, तो स्वेज नहर से होते हुए क्या करेगा, वही रेड सी से पार करते क्या करेगा, बब अल मंदेब यहां पर है, और इसी स्ट्रेट से होते हुए आप क्या करोगे अपना। तो कहने का मतलब है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज को भारत और बाकी देशों के साथ क्या करना है, व्यापार करना है, उनके लिए सबसे छोटा रास्ता कौन, स्वेज नहर का रास्ता। ठीक है, आप देखोगे ये है जहां से पर्सियन गल्फ, जहां से आप देखोगे दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है, तेल निकलता है, और तेल यहीं से निकल के क्या होगा, किसी दूसरे देश में जाएगा। तो यहां से निकलेगा, भारत का मुंबई पोर्ट यहां पर है ना। अगर चाइना को चाहिए, आसियान के देशों को तेल चाहिए, तो इसी रूट से होते हुए क्या कर रहा है, ये तेल भी जा रहा है। या फिर यूरोपियन कंट्री को चाहिए तो वो क्या करेंगे, इसी रूट से होते हुए क्या करेंगे, स्वेज नहर के रास्ते से तेल को मंगाएंगे। तो आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये, क्या, इंडियन ओशियन। आप देखोगे यहां पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो इसी स्ट्रेट से होते हुए आप देखोगे पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, फिर हम आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, रसिया मिलेगा, है ना, इधर जापान है। तो आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं और ट्रेड रूट हैं वो आप देखोगे इंडियन ओशियन से होकर के गुजर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखोगे फिगर साफ साफ बता रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट गुजरता है किससे, इंडियन ओशियन से। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में 80% जो कच्चे तेल का जो व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होकर के होता है, क्योंकि वही है पर्सियन गल्फ, और यहीं से होकर के आप क्या करोगे, सारी की सारी तेल यहां से निकलेंगी। तो यही ये देखिए मैप से जो है काफी सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि ट्रेड के मामले में देखा जाए, और खास करके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल गैस है, ऑयल है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, कौन, आपका इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो क्या कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के करीब गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं, इंडियन ओशियन रीजन के देश क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि द रीजन प्रोड्यूसेस अ कंबाइंड टोटल ऑफ 1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज। इस रीजन के सभी देश मिलकर के 1 ट्रिलियन से ज्यादा का गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंट्रा आईओआर ट्रेड है वो कितना है, 800 बिलियन का है, जिसके बढ़ने की क्या है, पूरी संभावना। तो इस रीजन के जो देश हैं अच्छा खासा क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो इस रीजन के देश काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडियन ओशियन रीजन के नीचे पाया जाने वाला नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोला जा रहा है कि द सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, यानी कि आप देखोगे जो सेंट्रल इंडियन ओशियन है, ये वाला सब जो पार्ट है, आप देखोगे यहां पर भारी मात्रा में जो रेयर एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि निकेल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, उनके जो है भास्ट रिजर्व यहां पर क्या है, मौजूद हैं, उनके भंडार क्या है यहां पर मौजूद हैं। और आप देखोगे कि चीन जैसा देश लगातार ये प्रयास कर रहा है
कि इंडियन ओशियन में आकर के वो क्या करे, उसके बेस से इन सब मिनरल्स को क्या करे, बाहर निकाले। तो आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन है उसमें फास्ट रिजर्व ऑफ निकल, कॉपर, कोबाल्ट एंड मैग्नीज क्या है, मौजूद हैं, और जिनका दोहन करना चाहती है पूरी दुनिया के देश, जिसको निकालना चाहते हैं पूरी दुनिया के देश। तो चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो क्या हो, चीन हो, चाहे फिर अन्य यूरोपियन कंट्रीज हो, वो चाहते हैं कि इस रीजन में उनका प्रभाव बना रहे ताकि वो इस पर क्लेम कर सकें इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर। और हम भी ये चाहते हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी क्या ये जरूरी है ना। तो आप देखोगे ये बातों से समझ में आएगा कि आखिर क्यों जो इंडियन ओशियन रीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे चीन का इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए भी हमें इंडियन ओशियन रीजन के देशों के साथ क्या करना है, अपने संबंधों को ठीक करना है। क्योंकि आप देखोगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है चीन की, उसके तहत चीन क्या कर रहा है, और जो BRI योजना है उसके तहत चीन क्या कर रहा है, भारत को पूरी तरीके से घेरने का काम कर रहा है। तो आप देखोगे जो BRI योजना है उसके तहत श्रीलंका में उसने क्या बनाया, पोर्ट बनाया। वो म्यांमार में क्या कर रहा है, पोर्ट बना रहा है। बांग्लादेश में चिटगांग में पोर्ट बना रहा है। आप देखोगे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो पूरी तरीके से आप देखोगे चीन हमें घेरने पे लगा हुआ है। जो यहाँ पर आप देखोगे जो आइलैंड नेशन है वहाँ पर भी वो भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है। तो पूरी तरीके से चीन हमें घेरने का क्या कर रहा है, प्रयास। और उसके इस प्रयास को अगर हमें नाकाम करना है तो जरूरी है कि इंडियन ओशियन रीजन के देशों के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, ताकि ये देश कम से कम अपने देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे। तो यहां पर आपको समझ में आएगा मेन पॉइंट कि आखिर इंडियन ओशियन रीजन भारत के लिए क्यों जरूरी है। और इसीलिए भारत ने सागर डॉक्ट्रिन को यूज किया, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और इसी डॉक्ट्रिन के तहत हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस को बढ़ावा देते हैं। तो ये था हमारा आज का टोटल डिस्कशन, और आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक टॉपिक में हमने 3-4 चीजें देखी, और सबसे इंपॉर्टेंट था आखिरी के जो लाइन हमने यहां पर देखे हैं कि आखिर क्यों इंडियन ओशियन हमारे लिए क्या है, जरूरी है। सागर डॉक्ट्रिन क्या है इसको भी आप रिवाइज कर लेना, और बाकी जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये करंट अफेयर्स जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे जो न्यू बैचेज हैं उनकी जानकारी अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।